इनका नाम है प्रीतम सिंह भाटिया जी। ये 5 साल और इसके पहले 5 साल, इन दोनों को अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, रघुवर दास जी का जो कार्यकाल है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा था। वहाँ के थाने और ब्लॉक को जा करके देख लीजिए, विकास की गति का पैमाना समझ आ जाए। तो अधिकारी ही आपके अधिकार को आप तक पहुँचाते हैं। रघुवर दास के कार्यकाल में जो अधिकारी थे और अभी जो अधिकारी है, मैं महसूस करता हूँ कि अभी जो अधिकारी वो ज़्यादा निरंकुश हो चुके हैं। 24 साल के झारखंड को आप देख लीजिए कि क्या मिला है। नौकरी के क्षेत्र में भी रघुवर दास की सरकार ने ज़्यादा बेहतर काम किया है। हेमंत सोरेन की सरकार आई तो कोरोना काल भी आ गया। विपक्ष अपना नेता प्रतिपक्ष स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे, वो मुद्दों पे क्या लड़ेंगे। रघुवर दास जी का 181, जी सही बात है, वो बड़ा जबरदस्त। ये जो वो कड़का के डांट देते थे किसी अधिकारी को, उसके बाद पब्लिक को लगता था कि मेरे लिए डांटा है। रघुवर दास जी के कार्यकाल में ही है। अपराधियों का सीधा एनकाउंटर होना चाहिए, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। महिलाओं के प्रति हर जगह अपराध ये जबरदस्त ही जाता है। मान लीजिए वो नाबालिग है और उसके साथ दुष्कर्म हुआ है तो उस बच्ची के शादी होने तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इस बात से ज़्यादा उत्साहित है कि लोकसभा में 70 सीटों पे हमें बढ़त मिली है और भाजपा में अंतर कलह भी है। तो ये वर्तमान भाजपा है, तो ये पिछले जो 5 सालों में जो अच्छे जो काम किए उनको भी ये बता नहीं पा रही है क्या? 1 रुपये में रजिस्ट्री, सही बात है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों का तो यही कहना है कि हमारे पास समय कम रहा। कार्यालय है, सभी कार्यालयों में आप ACB का नंबर लिख दीजिए। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार जमशेदपुर के रहने वाले हैं, AISM के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पत्रकारों के विषय में और अन्य समसामयिक विषयों पर खुलकर और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इनका नाम है प्रीतम सिंह भाटिया जी। नमस्कार प्रीतम। नमस्कार, आपका राष्ट्र समर्पण पे स्वागत है। धन्यवाद। तो हम लोग अलग अलग विषयों पे बात करेंगे। आप भी एक पत्रकार हैं, हम भी एक पत्रकार हैं। झारखंड में अगले 2 महीने के अंदर चुनाव आने वाले हैं, तो पूरे झारखंड में आप तो राष्ट्रीय महासचिव हैं, झारखंड के विशेष तौर पर प्रभारी रह चुके हैं AISM के, वर्तमान में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो आपके नज़रिए से वर्तमान की जो राजनीतिक स्थिति है झारखंड की, ये 5 साल और इसके पहले 5 साल, इन दोनों को अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपके नज़रिए से कैसा रहा है दोनों कार्यकाल? एक तो रघुवर दास जी का कार्यकाल, दूसरा हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल। इसको कैसे तुलनात्मक आप अध्ययन करते हैं? अच्छा रहा, बुरा रहा, क्या कमी रही, क्या ठीक करना चाहिए था, या कौन से मुद्दे छूट गए, कौन से मुद्दे आने वाले या रखने चाहिए? अब तो चुनाव भी आने वाला है। जो मैंने महसूस किया है पिछले 10 सालों में, तो एज ए मीडिया पर्सन अगर पूछेंगे तो रघुवर दास जी का जो कार्यकाल है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उनके कार्यकाल में जो सुविधाएं पत्रकारों को मिल रही थी वर्तमान में कोई सुविधा नहीं मिल रही है एज ए मीडिया पर्सन। ठीक है, लेकिन एज ए आम आदमी, अगर एक आम नागरिक, मैं झारखंड का नागरिक हूँ, वो नागरिक के रूप में पूछेंगे तो भी मैं कहूँगा कि रघुवर दास का कार्यकाल ही ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ, ना कि हेमंत सोरेन जी का। कारण? इसका कारण स्पष्ट है। अभी आप देख लीजिए, किसी भी राज्य की विकास की जो पैमाना, उसको समझने के लिए आप वहाँ के थाने और ब्लॉक को जा करके देख लीजिए। बिल्कुल, जहाँ लोगों को अपना काम करवाने के लिए जाना पड़ता है। किसी भी राज्य के ब्लॉक या थाने में आप जाइए, आपको उस राज्य की विकास की गति का पैमाना समझ आ जाएगा। जो रघुवर दास के कार्यकाल के समय में थे, जो आज के समय में अधिकारी हैं, तो अधिकारी ही आपके अधिकार को आप तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, हमारा अधिकार है, हमको एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, हमने अप्लाई किया, लेकिन आप देख लीजिए कि पिछले समय में, पिछले कार्यकाल में, मैंने रघुवर दास के कार्यकाल में जो अधिकारी थे और अभी जो अधिकारी है, मैं महसूस करता हूं कि अभी जो अधिकारी है वो ज़्यादा निरंकुश हो चुके हैं। ये अधिकारियों में ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? ये उनके ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं है? रघुवर दास जी के बारे में लोग खुल के कहते थे, आम जनता से लेकर सारे लोग कहते थे कि ये अधिकारियों को डांटते हैं, फटकारते हैं, गालियां देते हैं। और अधिकारी वैसा काम ही कर रहे थे। 24 साल के झारखंड को आप देख लीजिए कि क्या मिला है। नौकरी के अगर क्षेत्र में बात करें, रोजगार के क्षेत्र में बात करें, तो दोनों के तुलनात्मक अध्ययन करें तो कौन ज़्यादा बेहतर नौकरी कर पाया, दे पाया? देखिए, नौकरी के क्षेत्र में भी रघुवर दास की सरकार ने ज़्यादा बेहतर काम किया है। ये भी तो बोल रहे हैं कि हमने अब ये कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि झारखंड में जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो कोरोना काल भी
आ गया। आ गया। हालांकि कोरोना से पूरा देश परेशान रहा, लेकिन इनके पास एक कहा जाए तो समय का थोड़ा अभाव माने या क्या कारण था, या विपक्ष हमारा कमजोर था। विपक्ष को भी जिस तरह से मुद्दा उठाना चाहिए था, विपक्ष ने भी ओवर स्ट्रोक होकर काम नहीं किया। तो एक उसको तो उनको तो कई वर्षों तक तो इनको क्या बोलते हैं, नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रतिपक्ष ही नहीं उनको, बनने हाँ, दिया अभी विपक्ष को भी नेता प्रतिपक्ष के लिए मतलब लंबा समय का इंतजार करना पड़ा, तब जाकर के जो है बाबूलाल वो तो अपना मरांडी नेता और प्रतिपक्ष स्थापित नहीं करवा पा रहे थे। वो अपना, हाँ, विपक्ष अपना नेता प्रतिपक्ष स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे। वो मुद्दों पे क्या लड़ेंगे? सही बात है। वो तो खुद ही सरकार वर्सेस विपक्ष चल रहा था। और एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष का चेहरा ही लंबे समय तक यहाँ गौण रहा। तो सरकारों की बात करेंगे तो अब मुझे लगता है कि रघुवर सरकार 5 साल अपना पूरा की, इनके जो कार्यकाल में कोई मतलब प्राकृतिक आपदा भी नहीं थी, किसी तरह की बाधा भी नहीं थी, और मुझे लगता है कि इनके कार्यकाल में ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। आप देखेंगे तो नौकरियां मिली, सड़कें बनी, बिजली पानी, पुलिसिंग के लिए देखेंगे तो ये जो पेट्रोलिंग की गाड़ी आई, जो टाटा सफारी गाड़ियां आई, इनके ही कार्यकाल में तो सड़कों पर नजर आने लगा कि 108 वाला जो एम्बुलेंस भी आया था, 108 एम्बुलेंस से लेकर के जो है पुलिस। अच्छा, एक बड़ा बढ़िया था 181 वाला जो था रघुवरदास जी वाला, रघुवरदास जी का 181, जी सही बात है, वो बड़ा जबरदस्त। ये 181 वाली जो बात अभी मैंने क्या कहा कि आप अधिकारी को देख लीजिए, किसी डायरेक्ट शिकायत कर रहे हैं, मान लीजिए हमको थाना प्रभारी परेशान कर रहा है या डीसी, वो रजिस्टर्ड हो जाता था, वो सीधा 181 में कॉल करके अपनी समस्या बताता था। वो तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी, चाहे आरोपी हो चाहे पीड़ित हो, उनको एक राइट्स मिला हुआ था, एक अधिकार मिला था। 181 पे आप कंप्लेन करिए, आपका हर हाथ में मोबाइल है, कोई भी फोन करके कंप्लेन अपना दर्ज करा सकता था। और कई बार इसका जो लाइव रिकॉर्डिंग हम लोग देखते थे, जो वो कड़का के डांट देते थे किसी अधिकारी को, तो उसके बाद पब्लिक को लगता था कि मेरे लिए डांटा है, हाँ, ये मुख्यमंत्री बड़ा गजब है भाई। बिल्कुल। वर्तमान में अपराधी की स्थिति बहुत गंभीर हो रही है। अपराध के क्षेत्र में जिस तरीके से बढ़ावा हुआ है, नक्सलवाद में अगर बात करें तो नक्सलवाद में भी हमें लगता है कि फिर तो रघुवरदास जी ही बाजी मार जाएंगे, कि उनके जो पूरा कार्यकाल रहा। ये जो सरेंडर पॉलिसी नक्सलियों की आई है, ये रघुवरदास जी के कार्यकाल में ही आई। अपराधियों की जहां बात करें तो अपराधियों का कोई ना जाति ना धर्म होता है, अपराधी अपराधी होता है। बिल्कुल। और अपराधियों के लिए तो मैं मीडिया पर्सन हूँ, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, मैं सीधे और स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि अपराधियों का सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। अपराधी जब तक समाज में रहेगा तब तक समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, और अपराधियों को आप मैक्सिमम ज्यादातर मामलों में देखिए राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये जो पॉलिटिकल अपराध होते हैं, कहीं जात देखकर तो कहीं धर्म देखकर, समाज के लिए ज्यादा डेंजरस है, ज्यादा खतरनाक है। और यही वजह से आप देखिए महिलाओं पे जो बढ़ता हुआ दुष्कर्म है, चाहे आप पूरे राज्य की बात करें, महिलाओं के प्रति हर जगह अपराध में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसमें इसको लगाम लगाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, या कौन सी सरकार बेहतर होती या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, महिलाओं पे अत्याचार के मामले या महिला से संबंधित जो अपराध है, इसमें इजाफा हुआ है देश में, ये तो सारे लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। पिछले 4-5 सालों में अचानक से इजाफा, ऐसा नहीं कि उससे 5 साल पहले नहीं होता था, लेकिन अप्रत्याशित जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो ग्राफ दिख रहा है बढ़ता हुआ, उस पर हमको आपको क्या लगता है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, अपराध होना और अपराधी का पकड़ा जाना, ये अपराध को कभी खत्म नहीं करेगा। अपराध हुआ और अपराधी पकड़ा गया, इससे अपराध कभी खत्म ही नहीं होगा। अपराध हो ही ना इसकी तैयारी, अपराध हो ही ना इसकी तैयारी, ऐसा भयाक्रांत करना होगा, ऐसा माहौल बनाना होगा, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होगा कि अपराधी अपराध करने से पहले डरे, जैसा कि उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं योगी। ये हमारे यूपी के जो मीडिया पर्सन बता रहे हैं, जो हमसे संपर्क अपराध के खिलाफ जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जो वो ये पब्लिक का भी रुझान है, ये पब्लिक की भी सोच है। वहां से जो लोगों का तो रुझान है, ये जो वहां के जो मीडिया पर्सन जो हमसे कनेक्टेड, वो भी ये बोल रहे हैं कि हाँ नहीं, लोगों में मतलब ऐसा माहौल बन गया है कि ये जो काम ये पूरे देश भर में होना चाहिए। आप एक देखिए, एक छोटी सी बच्ची अगर रात के अंधेरे में निकली है और उसके साथ कोई रेप हो जाता है, आप उसको मामले को थाने ले जाएंगे, थाने से कोर्ट जाएंगे, और फिर एक सन्नी देओल की फिल्म आई थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो उस बच्ची के, मान लीजिए वो नाबालिग है और उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, तो उस बच्ची के शादी होने तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, इमीडिएट फैसला होने चाहिए कि 90 दिनों के अंदर न्यायालय इस पर फैसला सुना दे,
और या तो कठोरतम सजा उम्र मिलनी कैद चाहिए। या तो फांसी। और मैं समझता हूं कि फांसी की सजा दुष्कर्म और महिला से संबंधित जनघन्य अपराध के मामले में बिल्कुल मिलनी चाहिए। और सरकार को भी ये सोचना चाहिए, अगर सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि वाकई में अपराध करने से पहले अपराधी के कलेजे में डर समा जाए तो आप एनकाउंटर कर दीजिए, कोई गलत नहीं है। यहाँ तो दुमका में एक कांड हुआ था, ध्यान होगा, जो एक महिला को, एक लड़की को पेट्रोल से जला दिया गया। उसके जो अपराधी थे, शाहरुख नाम था कि क्या था, वो जब पकड़ा गया पुलिस थाने में तो उसकी वीडियो आई थी, फोटो आई थी, जिसमें वो मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। मतलब उसके अंदर इस बात का कोई डर ही नहीं है। हालांकि दुमका में बहुत सारे वकीलों ने बहिष्कार कर दिया कि हम इसका चुनाव इसका केस नहीं लड़ेंगे। उसके बावजूद उसको बहुत सारे लोग बाहर से भी मदद कर रहे थे, जहाँ तक मुझे पता है कि भाई आपका केस कोई और बाहर से लड़ने की बात कर रहा था या कर रहा है। शायद अब वो बाहर हो गया है या पता नहीं उसकी क्या कहानी है। ऐसे ही कई मामले हैं कि अपराधियों को ये लगता है कि अगर हम किसी महिला के साथ कुछ गलत करते हैं, अगर ढंग का कोई वकील मिल गया तो हम बाहर हो जाएंगे। तो क्या ये अपराधियों में मनोबल नहीं बढ़ा रहा है? आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए किसी महिला की हत्या हो गई या दुष्कर्म हुआ, एक महिला के साथ दुष्कर्म होने का मतलब उसकी हत्या ही है। किसी महिला या किसी बच्ची बिल्कुल, के साथ जीवन भर वो दुष्कर्म हो प्रताड़ित जाए, होती है। उसकी हत्या ही है। वो जीवन भर के लिए वो मतलब अपने आप को जो है बिल्कुल एक मतलब मृत प्राणी के समान ही समझिए कि जीवन व्यतीत करती है। वो उसके जीवन से कभी जाने वाला नहीं है। अब उस अपराध की क्या सजा होगी बिल्कुल, जिससे किसी का जीवन बर्बाद हो गया हो? अगर मान लीजिए किसी का बेटा को कोई अपराधी मार दिया, उसका पूरा परिवार, उसके आस पड़ोस के लोग, उसके रिश्तेदार, वो क्या समझेंगे जब वो बेल करा करके बाहर आ जाएगा वो अपराधी जमानत लेकर के? और कभी हो सकता है कि वो बरी भी हो जाए। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर मैं सवाल नहीं खड़े करना चाहता हूँ, मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ सबूतों के अभाव में कि छूट जाते हैं बहुत सबूत का अभाव, गवाहों को न्यायालय तक ले जाना, और सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में लोग रोजी रोजगार में खुद इतना व्यस्त हैं कि वो किसी के मामले में मदद करना नहीं चाहते हैं। सारे। वो खुद इतना व्यस्त है। दिल्ली का जो दंगा हुआ उसमें भी एक नाम था शाहरुख करके नाम था। उसके पास सबूतों का अभाव में वो बरी हो गया, बाहर हो गया। तो मैं तो कह रहा हूँ कि दंगा का सारा चीज हुआ, वहां पर एक आईबी ऑफिसर की मौत हो गई, पूरा दिल्ली जल रहा था उस दौरान, और सबूतों का अभाव में बाहर होना पड़ा, बाहर हो गया। तो ये जो इस तरीके से बात करते हैं, फिर से आते हैं हम लोग झारखंड के चुनावी माहौल और मुद्दों पर। तो वर्तमान की जो स्थिति है, अब चुनाव आ रहा है, तो भाजपा कितना स्ट्रांगली अपनी बातों को रख पा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे समाज तक अपनी बातें पहुंचा पा रही है, दोनों में से कौन बढ़िया काम कर रहा है, कैसे, क्या लगता है भविष्य क्या होने वाला है, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इस बात से ज़्यादा उत्साहित है कि लोकसभा में 70 सीटों पे हमें बढ़त मिली है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, मुझे लगता है, जो बाहर से प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, या फिर जो क्षेत्रीय नेता यहाँ के, या फिर जो प्रत्याशी की दौड़ में हैं, वो सारे लोग इन्हीं चीज़ों पे मुझे लगता है ज़्यादा फोकस कर रही है कि हमें 70 सीटों पे लोकसभा में बढ़त मिली है, तो कहीं ना कहीं हम इसको इनकैश करवा लेंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और राज्य स्तर के सभी नेताओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इस चीज़ को देख करके चल रहे हैं तो वो लोकसभा के लिए वो ठीक था, लेकिन विधानसभा में थोड़ा सा अंतर होता है। आपको ओवर स्टॉक होके अक्सर मिलता भी है कि कई राज्यों में, आप दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में 7 सीटों पर आपके सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आप देख लीजिए विधानसभा में आपका क्या रेशियो है। बिल्कुल, सरकार नहीं बना पाए आप। 3 या 4 सीट आई थी ना भाजपा उसमें। हाँ, 4 सीट के करीब। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ओवर स्टॉक होकर काम करना पड़ेगा। ओवर स्टॉक होकर काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे हिंदू, मुसलमान और आदिवासी मुद्दों को लोगों के सामने लाएं, मीडिया के सामने लाएं। उन मुद्दों को छोड़ के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनता चाहती है कि इस विषय पे भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अभी समय कम है और काम ज़्यादा है। कोरोना के कारण आप अपनी लड़ाई में परेशान रहे कि हमारा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। समय का अभाव आपको भी झेलना पड़ा है कोरोना के कारण। और भाजपा में अंतर कलह भी है, ऐसी बात नहीं कि भाजपा में बहुत सब कुछ ठीक ठाक है, भाजपा में भी अंतर कलह है। तो ये भी एक तो डैमेज चंपाई सोरेन भी आए हैं आप ही के क्षेत्र के, सरायकेला के। चंपाई सोरेन हमारी क्षेत्र से, जमशेदपुर के पास से हैं, सीएम रह चुके हैं। चंपाई सोरेन का आना भाजपा के लिए कितना बेनिफिशियल? मुझे नहीं लगता कि भाजपा के जो यहाँ के झारखंड के सारे नेता इस बात को पचा पा रहे होंगे। चंपाई सोरेन आए हैं, सीएम है, ठीक है, लेकिन अभी कई जगह आप लोगों ने देखा होगा बैनर से उनका कहीं
फोटो गायब हो गया, या कहीं ना कहीं देखिए भाजपा में अंतर्कलह है। अगर सब कुछ आपको ठीक करना है, मैनेज करना है, तो आपको अभी अंतर्कलह को भूल करके सभी चीज़ों को छोड़ करके आपको सीधे और सीधे जनता के मुद्दों के साथ आप आगे बढ़िए। आपको चेहरा नहीं देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि कौन हमारा सीएम का चेहरा होगा या कौन, आप सीधे सीधे पार्टी को देख के चलिए और पार्टी के हिसाब से काम करिए। तो शायद इस बार तो परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं। अब आप यात्राएं निकाल लें या कुछ भी कर लें, आप जनता के मुद्दों को, मैं क्या कह रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम वाला घुसपैठ वाला मुद्दा झारखंड में ठीक है, लोग समझ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा कई मुद्दे हैं। इसके अलावा जो मुद्दे हैं वो आप ये समझ लीजिए, रोजी रोजगार का मुद्दा है, झारखंड से पलायन का मुद्दा है, श्रमिकों का मुद्दा जो है, झारखंड से कितने बहुत लोग सारे रोजगार करने दूसरे राज्यों में जाते हैं। बहुत सारे प्राइवेट जो रोजगार मिला करते थे, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। बिल्कुल, बहुत सारी, इवन मोमेंटम झारखंड के दौरान भी बहुत सारी कंपनियां आई थी, वो भी उसके बाद बंद हो गया। उससे कई रोजगार पे इफेक्ट पड़ा। नामकुम में इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें कई फैक्ट्री बंद हुआ, उससे रोजगार में इफेक्ट पड़ा। तो क्या मतलब जो ये वर्तमान भाजपा है, तो ये पिछले जो 5 सालों में जो अच्छे जो काम किए उनको भी ये बता नहीं पा रही है क्या? बिल्कुल। रघुवर दास के कार्यकाल की आप देख लीजिए, वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आ रहे हैं, आप देख लीजिए कहाँ रघुवर दास के कार्यकाल की वो बात ही नहीं कर पा रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे काम हुए रघुवर दास के कार्यकाल में, आप उसको क्यों नहीं जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं? मतलब क्या वजह, कहीं किसी बात का, अब तो वो राज्यपाल भी हो गए, अब वो राज्यपाल हो गए, अब तो खुलकर उनकी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि उनको राज्यपाल से हटाकर वापस झारखंड की राजनीति में बहुत लाना सारा चाहिए। चीज था, याद आ गया। एक था महिलाओं के लिए जो था 1 रुपए में रजिस्ट्री, 1 रुपए में रजिस्ट्री, सही बात है। तो क्या हो रहा था कि जो पब्लिक है, जो जनता है, जो जमीनें खरीदते थे, तो वो सोचते थे कि भाई हम अपने नाम पे क्यों लें, क्यों ले, हाँ, हम वो अपनी घर की पत्नी के महिलाओं नाम पे ने ले किया, ले, बहन ये के नाम बहुत पे ले अच्छा ले, आपका- माँ के नाम पे ले ले। बिल्कुल। इसका एक लाभ ये मिलता था कि महिलाओं को सम्मान मिलने लगा था अचानक से। अब वो प्रॉपर्टी वाली है, उनके ऊपर तो कोई आदमी गलत निगाह रखेगा नहीं, गलत कुछ करेगा नहीं। अगर मेरी ही पत्नी है, अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वो अपनी पत्नी के नाम पर अगर जमीन रजिस्ट्री कर लिया है, तो अपनी पत्नी से तो गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार तो करेगा नहीं, बिल्कुल। क्यों एक संपत्ति की मालकिन है। तो ये एक तरह से महिलाओं को संबल प्रदान करने का बिल्कुल। एक योजना आया था, जिसे बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया, नियोजन नीति में भी वही स्थिति है। बिल्कुल। तो ऐसे कई नियोजन नीति हो गया, 181 हो गया, 108 का जो आपका एम्बुलेंस का हो गया, और सड़कों की बात आ गई, नक्सलियों की बात आ गई, अपराधी वाली बात आ गई, धर्मांतरण पे भी कानून आया, अधिकारियों की बात, अधिकारी पे अफसरशाही जो नकेल हावी है। वाली बात जो करते हैं, तो मतलब क्या, क्यों नहीं कर पा रहा है? या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात अब करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने किन मुद्दों को लेकर के फिर समाज के पास आने वाली है या आ सकती है, कौन सी अच्छी चीजें बताने वाली है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई बड़े नेताओं से मेरे अच्छे संबंध भी रहे हैं और मैं उनसे बातचीत भी करता हूँ। कई विधायक हमारे घनिष्ठ हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों का तो यही कहना है कि हमारे पास समय कम रहा, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम करने थे। उनका तो सीधा आरोप है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। वो तो इस बात को पकड़ के चलते हैं कि 24 साल में झारखंड को जिस जगह पे होना चाहिए था वो उस जगह पे नहीं जा सका, बल्कि हमारी सरकार आई, हमारे सीएम आए हैं तो वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि जनता को लाभ मिल रहा है। बिजली बिल का 200 यूनिट माफ़ करने को लेकर के, मैया सम्मान योजना जो 1000 रुपये जा रहे हैं, इन सब विषयों को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि हमारी सरकार रिपीट हो जाएगी इंडिया गठबंधन के साथ। जो उन लोग अपना अभी समीकरण तैयार करके फील्ड में आरजेडी के साथ जो उतरे हुए हैं, उनको लगता है हमारी सरकार रिपीट कर जाएगी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की या इंडिया गठबंधन की जो भी ये रणनीति है, आप कहीं ना कहीं देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो रघुवर दास के कार्यकाल में जो अफसरशाही हावी नहीं थी, कि अधिकारियों को जो है डोज ठीक मिलता था, इनके कार्यकाल में आप देख लीजिए अधिकारी जो है हावी है। अच्छा, ये अगर आ जाए तो सबसे पहले तो अफसर ही विरोध करेंगे कि नहीं आना चाहिए, मनाते होंगे रघुवर दास जी। रघुवर दास जी अगर आ जाए तो सबसे पहले तो अफसर ही बोलेंगे भाई कहाँ से आ गया फिर से हम लोग का आइडिया। नहीं, अधिकारी, मैं क्या कहता हूँ कि देखिए बहुत सारी तो अभी बातें हैं अफसर जो अपने सरकार से खुश है, अफसर खुश है। नहीं, अफसर अभी कहीं ना कहीं आप देखिए कि अफसर को अगर छूट मिली है तो वो खुश है। अधिकारी को अगर मान लीजिए कि उसके ऊपर किसी तरह का नियंत्रण नहीं, मैंने क्या कहा कि ब्लॉक और थाने चले जाइए आप, राज्य के किसी ब्लॉक आप जाइए ना कि मेरा एक मोबाइल खो गया है, हमको एक कंप्लेन दर्ज करना है। अच्छा, वो भी छोड़ दीजिए, आप बताइए कोई पासपोर्ट वेरिफिकेशन आता होगा, आप लोगों ने भी पासपोर्ट बनवाया, तो किसी का फ्री में पासपोर्ट आपने सुना कि 1500 रुपए दे, उसका तो चार्जेस फिक्स है सबका। मोबाइल वाला पे अगर करना 100-200 रुपए दे, मतलब 1500 रुपए अभी मांडू गए, मांडू विधानसभा घूम रहे थे, रामगढ़ विधानसभा घूम रहे थे, सब जगह गए, सब चीज़ का रेट फिक्स है। एक थे संथाली समाज से ही थे, कार्तिक उरांव जी से बात हो रही थी, हम लोग के वीडियो भी है हमारे चैनल पर। वो बता रहे थे कि
10 से 5,000 रुपया 15,000 रुपया तक आपको आवास के लिए फिक्स है। उसके बाद आप जाइएगा, अगर आपको कुआं खुदवाना है उसके लिए 15,000 या 10,000 उसका भी फिक्स है। जाति आवासीय इस तरह का प्रमाण पत्र बनाना उसके लिए 100 या 200 150 रुपया फिक्स है। मतलब सबका रेट फिक्स है। तो अफसर तो खुश रहेंगे ही, इसमें तो डाउट ही नहीं है। मुझे तो सरकार अगर मुझसे एक सवाल पूछे तो मैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, भाजपा की अगली सरकार आए या फिर इंडिया गठबंधन की आए, मेरी शुभकामनाएं दोनों ही हमें तो दोनों के लिए राजनीतिक छापनी दलों, है। हमें तो जनता की बात करनी है। हम जनता के लिए बैठते हैं और जनता के लिए सोचते हैं, और हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी जनता को समर्पित होता है। जैसा कि इस चैनल का नाम भी है राष्ट्र समर्पण। राष्ट्र को समर्पित है पत्रकार, क्रांतिकारी होता है पत्रकार, जिसको पता कि हमको मिलना कुछ नहीं है फिर भी क्रांतिकारी कलम का सिपाही जो है लड़ रहा है, व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा है। तो मेरी तो दोनों को शुभकामनाएं, लेकिन मैं आने वाली सरकारों को, या फिर हेमंत सोरेन जी कहीं इस वीडियो को देखेंगे तो मैं उनको बोलूंगा कि जितने भी आपके कार्यालय हैं, सभी कार्यालयों में आप ACB का नंबर लिख दीजिए, एंटी करप्शन ब्यूरो का। यदि आप वाकई चाहते हैं कि भ्रष्टाचार अच्छा हो रहा है, 181 को फिर से शुरू कर दीजिए। 181 को तो आपको करना ही चाहिए। 181 पे तो मैंने बोला कि वो रघुवर दास जी की सोच थी, उसको क्यों बंद कर दिया गया। अब मैं एक बात बोलता हूं कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, हाँ, ठीक है, मेरी एक छोटी सी दुकान है, मेरे पासपोर्ट का या मेरे परिवार के किसी व्यक्ति का पासपोर्ट का वेरिफिकेशन आया और पुलिस वाला मान लीजिए उसमें कुछ इफ और बट लगाता है, उसका कारण है कि भाई उसको कुछ चाहिए, तो सारे लोग समझते हैं भाई पासपोर्ट का वेरिफिकेशन आया, इसमें कुछ देना होगा, ठीक है। बिल्कुल। हालांकि अभी बहुत से थाने ऐसे हैं जहाँ पे पासपोर्ट अधिकारी एक बना दिया गया, एक दरोगा को जिम्मेदारी दी गई है, सब इंस्पेक्टर रैंक के, या फिर भाई आप पासपोर्ट वाले मामले को आप देखोगे, चलो ठीक है, वो एक व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि उसको अगर मान लीजिए कहीं दिक्कत आती है तो वो क्या करेगा, थाना प्रभारी के पास जाएगा कि हमारा ये समस्या, थाना प्रभारी से ऊपर होगा तो DSP के पास जाएगा, फिर अरे आपको वो सिस्टम लाने की जरूरत है कि आप 181 का काम कर दो ना, आप इतने ऊपर तक पहुंचा दो कि अच्छा। इसका एक लाभ होता था पहले भी देखते थे, अधिकारी भी मान लीजिए घूस मांगने से डर रहे, हाँ, कि अगर मेरा कोई PM आवास पास हो गया या कोई मुझे गैस मिल गया, सब कुछ हो गया, तो अचानक से क्या होगा कि हम भाई घूस कैसे मांगे, कहीं अगर 181 पे कॉल कर दिया तो एक बात का डर तो बना रहता था कि कहीं 181 पे कॉल ना कर दे। तो ये चीज़ तो मान लीजिए आप एक प्रकार का अधिकारी पे भी एक डर बैठा के तो रखिएगा, तब तो जाकर के एक जनता को भी समस्या का समाधान मिलेगा। मैंने क्या कहा कि मैं किसी की भी सरकार आए, आने वाली सरकारों से मेरा यही कहना है कि आप 181 तो चालू करें ही करें, आप जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ ACB का नंबर जरूर दे दें। बिल्कुल। भाई कई ऐसे लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको पता ही नहीं ACB क्या होता है, कई ऐसे लोग हैं। और 181 में परेशानी है तो हाँ, 191 कर दीजिए, 121 कर दीजिए, 131 कर दीजिए, आप संख्या बदल दीजिए, हाँ, संख्या बदल दीजिए, लेकिन जनता को समाधान तो दीजिए। तो अब तक आपने सुना हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम सिंह भाटिया जी को, और उन्होंने बेबाकी से अपनी बातें कही रखी। हमारा यह चर्चा परिचर्चा आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएंगे, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह की चर्चा और परिचर्चा हम अक्सर लाते रहने का प्रयास भी करेंगे। नमस्कार।